नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं दर्शन सिंह चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के। दर्शन जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा के चुनाव हों चाहे विधानसभा के चुनाव हों, लगातार जीत का परचम उसने लहराया है, लेकिन इस बार थोड़ा क्रम चेंज हुआ है। पहले नगरीय निकाय के चुनाव होते थे, फिर विधानसभा के होते थे, फिर लोकसभा के होते थे। कोरोना के कारण क्रम चेंज हुआ है और जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं, चूँकि वो सुदूर अंचलों के चुनाव होते हैं, गाँव की एक बड़ी जनसंख्या उससे प्रभावित होती है, बहुत किसान मतदाता भी उसमें होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नगरीय निकाय के चुनाव में किसानों की भूमिका क्या रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी के प्रति? देखिए, जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत के हों या नगरीय निकाय के हों, इन चुनाव में किसानों की महती भूमिका इस हिसाब से भी जो आपने कहा कि निचले स्तर के चुनाव हैं और देश की और मध्य प्रदेश में तो लगभग 75% से ऊपर जनसंख्या गांव में और किसानों की है, उससे संबंधित लोगों की है। और निश्चित तौर पर जब हम पंचायत चुनाव को देखते हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि किसान मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते 100% हमारी ये वोटिंग, ग्रामीण वोटिंग तो 100% किसानों, गांव और मजदूरों की है। और नगरीय निकायों में भी, जो चूंकि स्थानीय जितने भी कस्बे हमारे बनाए गए उन इन स्थानीय कस्बों में भी महती भूमिका अभी अभी गांव का स्वरूप शहर में बदल गया है। जो महापौरों के या नगर निगमों को छोड़ दें तो अधिकतम गांव की हालत, मतलब जो छोटे शहर हैं उनकी हालत यही है। और इसलिए जो गांव की नीतियां हैं वो इन सब चुनाव को बहुत प्रभावित कर रही हैं। और इस बार के जो चुनाव, पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव कल भी हो गए हैं, उन चरणों को देखकर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत इन चुनाव में मिल रहा है। जहां तक स्थानीय निकायों की बात है तो सरकार की जो भी केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, ये सीधी सीधी गांव से जुड़ी रही हैं। और इस बार कोरोना काल में हमने देखा कि जब एक तरफ पूरी चीजें, हवाई सेवाएं ठप, रेल सेवाएं ठप, गांवों के बस अड्डे ठप, सारे पहिए बंद हो गए थे, उद्योग धंधे बंद हो गए थे, ऐसे समय में भी कुछ खुला रहा तो वो गांव के किसान का खेत और मजदूर के हाथ, और जिसके कारण ये व्यवस्था सुचारू रूप से चली भी। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय केंद्र और राज्य की सरकारों को, जिन्होंने उचित प्रबंधन करते हुए और गांवों का विश्वास ही हासिल नहीं किया, बल्कि जो देश में एक समय जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी 57% थी जब हम देश में आजाद हुए थे तो खेती किसानी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की नीतियों ने किसान को पंगु बना के रख दिया, खेती घाटे के धंधे बना दी गई। और इसके कारण मेरा किसान गांव से पलायन कर गया और शहर, क्योंकि गांव से बाहर आना या शहर में आ जाना ये समस्या का हल नहीं है। इसके लिए मोदी जी ने जो उचित मॉडल अब रखा है, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत कह रहे हैं, लोकल फॉर ग्लोबल, लोकल फॉर वोकल और मेड बाय इंडिया, स्किल इंडिया, ये जो नारे और उसके साथ जो स्किल बनाने का काम मोदी जी ने दिया है, निश्चित ही इस बात का असर गांव में हो रहा है। और मैं दावे के साथ, चूंकि मैं गांव गांव दौरा कर रहा हूं, मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का मैं पहले भी दौरा कर चुका हूं, अभी चुनाव के दौरान भी अभी भी मैं दौरे से आ रहा हूं और लगातार फिर जाने वाला हूं। तो पूरी मध्य प्रदेश में सारी जगह बड़ा उत्साह का वातावरण है और लोग बड़े उत्साह के साथ इस महापर्व को मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। जी, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, किसानों की जो समस्या है उसके लिए आपने कांग्रेस की 70 साल की नीतियों को जवाबदेह ठहराया। अब मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से बात करें तो करीब 18 साल से आपकी ही सरकार है, देश में भी अब 10 साल से आपकी सरकार है। तो आपको लगता है कि किसानों के हित में जो निर्णय होने चाहिए थे वो अब होने लगे? बिल्कुल, 100% मैं कहूँगा। मैंने किसानों के लंबे समय लड़ाई लड़ी है और उस लंबी लड़ाई में जब हम एक समय कहते थे आरबीसी 64 में परिवर्तन करो, आरबीसी 64 किसानों के लिए गीता है और निश्चित ही उसमें कभी कोई परिवर्तन कांग्रेस के जमाने में विचार ही नहीं किया। लेकिन एक समय जब हम 2003 तक के दौर को देखें, उसके पूर्व के दौर में 98 में पीएससी की तैयारी यहीं भोपाल में कर रहा था, तो उस समय हम पढ़ते थे मध्य प्रदेश तो बीमारू राज्य कहलाता। लेकिन जैसे ही 2003 के बाद 2005 से जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने नेतृत्व मिला, भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो उस समय से जो सीधी सीधी नीतियां गांव की ओर जो दौड़ी,
तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि उस गांव के व्यक्ति की जो प्रोग्रेस हुई, उसका जो विकास हुआ, तो न केवल बीमारू राज्य विकसित राज्य में बदला, हर प्रकार की व्यवस्था में आज हम देख रहे हैं गांव में भी अब सम्मान के साथ रहने लगा। आज के 15 साल पहले का गांव और आज के गांव में तो सीधा सीधा, आज ही मैं अभी एक सभा से आ रहा हूं, मैंने उनसे ही प्रश्न पूछा, यदि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में माननीय अटल जी की सरकार ना होती उस जमाने में, या वो नीति नहीं लाई गई होती, तो बरसात के सीजन में चुनाव आयोग कभी गांव में चुनाव करा ही नहीं सकता था। उसका एक बड़ा परिणाम ये देखने को, और अब पूरे किसानों ने इस बदलाहट को हम देख रहे हैं। जो खेती घाटे का सौदा थी उसमें हम नवाचार करते हुए, नवाचार भी एक प्रकार के नहीं, हम देखेंगे कि जो 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुआ करती थी वो 43 लाख हेक्टेयर में बदल दी गई है। उसको हम 65 लाख हेक्टेयर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विजन रखा है उसको जल्दी ही पूर्ण करेंगे। और न केवल सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में 2-2 तारों का हम एक साथ पकड़ लेते थे। मैं खुद उसका गवाह हूं, मैं लंबी लड़ाई 11 बार जेल गया हूं किसानों के लिए, इसलिए लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा अनुभव है। 2-2 तार एक साथ पकड़ लेने के बाद भी करंट नहीं लगता था। यदि घर का बिजली का करंट, एक बल्ब जलाना है तो दूसरा बल्ब बुझाना पड़ता था। ये हालत मेरे मध्य प्रदेश की थी, लेकिन उसको 24 घंटा फीडर वाइफेशन करके और उसको विभक्तिकरण करके गांव की बिजली को 24 घंटा कर दिया गया। और मोदी जी है तो मुमकिन है अगला जो मॉडल तैयार हो रहा है, चाहे वो सौर ऊर्जा के माध्यम से लें चाहे अन्य मॉडल से लें, 24 घंटे 3 फेज बिजली अगले 2 साल के अंदर गांव में भी दे दी जाएगी। जहां तक हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक समय जय जवान जय किसान का नारा श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और उस समय एक आह्वान और किया था कि एक टाइम का उपवास देशवासियों से, इस कारण उपवास का आह्वान किया था कि मेरे देश के लोग भूखे न रहें। और उस समय किसानों ने, चाहे वो हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, दुग्ध क्रांति, ये 4 क्रांतियों के नाम लिए, ईश्वरकार से नीतियां बनाई गई, लेकिन किसानों ने जो मेहनत करी, तो अब मेरा देश गिड़गिड़ाने वाला देश नहीं। आज मैं दावे के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश में इस बार भी गेहूं का सबसे बड़ा निर्यात कहीं हुआ है तो मेरे मध्य प्रदेश का हुआ है। देश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हुआ है तो मेरा मध्य प्रदेश हुआ है। धनिया में हम नंबर 1 पर चल रहे हैं, दूध में हम नंबर 2 पर चल रहे हैं, धान को हम देखें तो उसमें भी हम नंबर 2 पर चल रहे हैं, सब्जियों में हम कई सब्जियों में आगे चल रहे हैं। अरे जहां उत्पादन की बात आती है, और अब माननीय मोदी जी ने जो दूरगामी योजना लेकर और एफपीओ को जो बनाया है, उसके जो सीधे सीधे फार्मर्स को जोड़कर और कैसे नीतियों को आगे ले जाया जा सकता, क्योंकि जब तक सहभागिता, हम कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जब हम सबके प्रयास की बात कर रहे हैं तो जब तक गांव का सहभागी उसमें व्यक्ति नहीं बनेगा, इसलिए जन आंदोलन हर काम को माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं हर काम को गांव में जन आंदोलन के रूप में बनाया जा रहा है। और ये त्रिस्तरीय जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इस बात को इस बार की महती भूमिका निभाई। और जब आह्वान किया गया कि निर्विरोध चुने जाएं, गांव में एक सहभागिता बनाई जाए और सामंजस्य बनाया जाए, तो जो बात आई तो उसके परिणाम आप सबके सामने आपने देख लिया, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे दुनिया को पता चल पाया है। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 15 साल की सरकार बनाम 15 महीने की सरकार में जनता ने 15 महीनों में ये समझ लिया कि किसान हितैषी तो कांग्रेस ही है। यदि कांग्रेस ये मान रही है तो ये उनके झूठे शब्द उनको मुबारक है कांग्रेस को, क्योंकि किसान से लेकर गरीब तक उन 15 महीनों की सरकार में जो पीड़ा मिली है उसको हम किसान, यदि कांग्रेस उससे सुखी होती तो उपचुनाव के परिणाम हम आपके सामने, सबके सामने, कल्पना नहीं कर सकती। 63,000 से हम अपनी सांची की सीट जीते अपने बगल की, आप कल्पना नहीं करो। तो इसलिए कह देने से काम नहीं चलेगा, उसके परिणाम हमको सामने दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस के पास केवल गाल बजाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। जमीन में कांग्रेस कहीं है नहीं है, दूर दूर तक हमको नहीं दिखाई देती। संगठन उनका है नहीं है, विचारधारा उनके पास है नहीं है। कभी इसके पास मिल जाते, कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, और वो तो कोई विचारधारा है ही नहीं। मैं तो ये मानता हूं ये तो एक प्रकार का गिरोह है जो काम करता है, विचारधारा उनके पास। हम तो कह रहे हैं ना गिरोह है, कांग्रेस गिरोह है। मैं ये कहता हूं दावे के साथ, कांग्रेस एक गिरोह है जिसके पास कोई विचारधारा नहीं। कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, एक भी गरीब के यदि उसने उद्धार कर दिया हो तो बता दें। हम दावे के साथ कह रहे हैं जिस देश में कल्पना नहीं कर सकता था। मैं अभी गांव के परिवेश से निकला हुआ हूं, आपने भी गांव देखे हैं, लोग बरसात में सबसे ज्यादा टपके से डरते थे।
आज हालत ये हो गई है, हर गांव को, हर घर को पक्की छत देने का काम हम कर रहे हैं। ये इससे बड़ा काम और भी जितनी भी दूरगामी योजना हम बनाए जा रहे हैं, चाहे हमने अधिकार की बात आ रही, भू अधिकार अधिनियम लाकर इस बार सरकार ने तय कर दिया है हर गरीब को न केवल पट्टा दिया जाएगा, उसके घर पर उसको लोन भी मिल सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। यानी जो 70 साल में कांग्रेस अधिकार नहीं दे पाई, मैं, मेरे परिवार आपके गांव में, आपके केवल आबादी की भूमि पर यदि घर बना, 1 एकड़ में भी यदि किसी पटेल का मकान बना या गरीब का बना है, तो उस पर 1 रुपया लोन नहीं मिल सकता था। क्यों? क्योंकि उसको अधिकार नहीं था। ये छोटी छोटी बात है जो कभी कांग्रेस को ना तो सांस्कृतिक तौर पे समझ आई, न धार्मिक तौर पे समझ आई और न राजनीतिक तौर पे समझ आई। आप कांग्रेस को तीनों दृष्टिकोण से आपने खारिज कर दिया कि धार्मिक रूप से कांग्रेस इस देश को नहीं समझ सकी, सांस्कृतिक रूप से नहीं समझ सकी, न राजनीतिक रूप से, तो फिर 70 साल कैसे चला है शासन? ये क्या हुआ है कि जिस समय महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी 1947 के तुरंत बाद कि अब कांग्रेस जैसी संस्था को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि आजादी का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त हो चुका है, अब राजनीतिक नई पृष्ठभूमि के साथ जो बना है। और उन्होंने केवल उस नाम का दोहन किया, गांधी कह रहे हैं, ये गांधी, ओरिजिनल में गांधी के हैं कौन? गांधी जी के जो 6 बेटे उनका तो पता ही नहीं दुनिया में, लेकिन इन्होंने नाम बदल के और उस छाप को, क्योंकि ये भारत की भूमि हमेशा से, ये तो हम संस्कृति वाले देश के लोग हैं और हम मर्यादा वाले देश के लोग हैं, और किसी का भी यदि छोटा सा भी, उन्होंने केवल उसको भुनाया है कि हमने आजादी दिलाई, हमने आजादी दिलाई। और एक तरह से वो हिटलर कहता था ना, किसी झूठ को 100 बार कह दो तो झूठ सच लगने लगता है। ठीक कांग्रेस ने वही किया, और उसका जो अब लोगों को समझ में आ रहा है ऐतिहासिक दृष्टि से। अब लोग जब देखते हैं, पढ़ते हैं सुभाष चंद्र बोस का इतिहास, तो उनको अपने आप समझ में आ रहा है। जब सावरकर का इतिहास पढ़ते तो अपने आप समझ में आता है। आज जो देख रहे हैं, जो ऐसे मापदंड जिनको कांग्रेस ने उच्च स्तरीय मान रखा था, और आप कल्पना करेंगे कि हमारे देश में, हमारा आजाद जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए हो, और उनको आतंकवादी यदि उसमें कह दें तो ये कोई साहित्य नहीं, और ये बार बार झूठ परस हो गया। अब जाकर उसमें जो हमारी नई शिक्षा नीति आई, मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी का, जिन्होंने इस वाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा विचार की शक्ति होती है। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी आप अपने विचार के माध्यम से दूसरे को परिवर्तित कर सकते हैं, और उस विचार को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। इसके कारण 50 साल, और मैं दावा करता हूं ना, कांग्रेस भी का एक भी व्यक्ति विचारधारा की बात करे तो वो किस विचारधारा हो, क्या वो समाजवादी को मानते हैं? क्या कांग्रेस कौन सी विचारधारा है? हम तो कहते हैं ना, हम हमारे मूल में संघ है, और हम कहते हैं हम उस पृष्ठभूमि में, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं, तो और हम उस पृष्ठभूमि में हैं, और हमारी ये विचारधारा है, और हम उस पर चलते रहेंगे। जब हमने पहले दिन कांग्रेस के मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया केवल इस विचार को लेकर कि एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, और आज 70 साल बाद जब हमारी पूर्ण शक्ति के साथ सत्ता आई है, तो वो निर्णय हमने दबंगया के साथ और दमदारी के साथ करके 370 धारा भी हटाई, 35 ये भी हटाया। ये हमारा विचार है, हम जो कहते वो करते हैं। हमने राम के साथ कभी समझौता नहीं किया और ना करने वाले हैं। हमने राम के लिए 3 सत्ताएं छोड़ी, मध्य प्रदेश की छोड़ी, हमने उत्तर प्रदेश की छोड़ी, हमने उत्तराखंड और उस समय की सारी सत्ताएं छोड़ दी, लेकिन राम को नहीं छोड़ा था। ये तो राहुल बाबा चुनाव के समय घंटी बजाते घूम रहे हैं, उनके अंदर वो जानते ही नहीं है क्या है राम। हम राम के पीछे इसलिए हम कह रहे हैं। राम तो छोड़ो, अब तो आप हनुमान जी को भी, हनुमान जी के नाम पर भी जो है राजनीति कर रहे हैं। अभी आपके जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा था कि हनुमान चालीसा का विरोध किया था उद्धव ठाकरे जी ने, 40 दिन में ही 40 लोग इधर उधर हो गए। नहीं, निश्चित है, ये जो भी हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं के विरोध में जाएगा वो नेस्त नाबूद होगा। हम ये दावे के साथ कहते हैं, हम राम के भक्त हैं तो हनुमान के स्वतः होते हैं, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और आप तो देखो, शंकर जी भी अपने आप ज्ञान वापी में से खोज करके निकल रहे हैं ना,
तो हम ये कह रहे हैं ना, हमारे साथ आप तो कहीं के भी जो क्यों हमारे तीर्थ स्थलों से मजाक किया गया, पहली बार जाकर एक गौरव का भाव पैदा हो रहा है। हम गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, इस बात को हम अब सिद्ध कर सकते हैं। और मैं तो किसान होने के नाते, हम तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसलिए कह रहे हैं, मेरा गांव का किसान जब खेत में घुसता है, घुसते से पहले नंबर नारियल फोड़ता, बौनी करने से पहले, बखरनी करने से पहले, रास ढंगने से पहले वो बौनी कर नारियल फोड़ता। उसका अर्थ क्या? हमारे तो पूर्वजों को कोई साहित्य में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं सुबह उठता हूं या आप भी उठते होंगे, सबसे पहले धरती मैया के पैर पड़ते हैं, सूर्य नारायण नमस्कार करते हैं। ये क्या है? ये हमारी मान्यता है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया तो ये कांग्रेस कर रहा था। और कांग्रेस के बारे में तो एक लाइन माननीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण में कही है, बहुत ही फिट हो रही है। आपके माध्यम से भी मैं शेयर इसी रूप में ही करूंगा कि पर घर घालक लाज ना भीरा और बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। ये बांझ स्त्री कभी प्रसव की पीड़ा नहीं समझ सकती। इनके अंदर कोई विचार नहीं है। मूल लड़ाई हमारी वही है, हम विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा विचार भारत माता को फिर से परम वैभव के पद पर ले जाएगा। और जो स्वप्न स्वामी विवेकानंद, परम वैभव के पद पर तो बाद में जाएगा, पहले पेट्रोल परम वैभव पे पहुंचा दिया, तेल खाद्य सामग्री सब तो परम वैभव पे पहुंचा दिया। निश्चित ही जब देश का विकास होता है तो सारी चीजें, आज से 20 साल पहले की स्थिति देख लो। जिस समय मैंने भी शासकीय नौकरी करी थी, उस समय मेरी शुरुआत की तनख्वाह और आज वो मेरे साथ वालों की तनख्वाह, उनमें कितना अंतर, कितने गुना अंतर है। एक तो वो फैक्टर, और दूसरी जब हम बात करते हैं तो आप तो एक भी गाड़ी बता दो, छोटी से लेकर बड़ी तक, मारुति से लेकर जो भी एक्सयूवी जो खरीदना है, हर गाड़ी के लिए 3-3 महीना की लाइन लगी है। आप कल्पना नहीं हो, पेट्रोल पंपों पे जितना पेट्रोल, आप लाइन क्यों लगी है गाड़ियों की। तो मैं निवेदन यही कर रहा हूं कि इस बात को, इस तथ्य को समझना पड़ेगा। हमारे लोगों का ये निश्चित है कि उस पर समय समय पर नियंत्रण, इस कोरोना काल में भी 200 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन करा दी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भारत सरकार ने कर दी। आप कल्पना तो करो, ऐसी नीतियां ला के दर दी कि किसी को समझ में नहीं आए। हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश, हम तुलना उनसे नहीं करेंगे, लेकिन वो उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, उनके अंतर्गृह युद्ध हो गया श्रीलंका जैसे देशों में तो। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था अन्य देशों के स्तर से दिन प्रतिदिन, और मैं दावे के साथ कहता हूं 5 ट्रिलियन व्यवस्था जो मोदी जी कह रहे हैं, उसको लाकर हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि वापस से सब्जेक्ट पर आते हैं, जैसा आपने कहा ना कि मैंने कहा था कि पहले क्या होता था कि विधानसभा के चुनाव होते थे, फिर लोकसभा के, फिर नगरीय निकाय के। तो नगरीय निकाय के जो परिणाम होते थे उनका बहुत असर आगे नहीं होता था, क्योंकि वो आखिरी चुनाव होते थे, उसके बाद फिर चुनाव होते नहीं थे। अब नगरीय निकाय के चुनाव हैं और बहुत क्लोज चुनाव होते हैं, बहुत निकट के चुनाव होते हैं। एक एक व्यक्ति को मतदाता के तौर पर जो प्रतिनिधि है वो परख लेता है कि हमें किसने वोट दिया। बहुत इसमें उत्साह भी जन्म लेगा और नैराश्य भी जन्म लेगा। अब इसका असर तो पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो 22 है, उसी से 23 और 24 भी सधे हैं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और खोने को कुछ है नहीं कांग्रेस के पास, सब तो आप ही के पास है। तो क्या वो विरासत आप संभाल के रख पाएंगे? हम विरासत तो संभालेंगे, लेकिन उसके एक कदम आगे कांग्रेस जितनी बची वो भी नहीं दिखेगी 23 में। आज के परिणाम देखकर मैं कह सकता हूं, गांव में पूरे हर मुद्दे के साथ, हम चाहे पिछड़ों की बात करें, कांग्रेस ने छलावा कीरने की कोशिश करी, कोर्ट में अनावश्यक गई, और उसके कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, उनकी संकल्प क्षमता को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने उस विश्वास भी रहा, ताकत से लड़े भी, हमारे पूरी आयोग का भी गठन किया, यथाशीघ्र कोर्ट की आर्ता को पूरा किया, और हम फिर से रिजर्वेशन के साथ चुनाव में गए। ये एक महती भूमिका हमने, जो सवर्ण है उसके लिए भी आयोग बनाकर उनकी भी व्यवस्था करने का काम किया। हमने पुजारियों की व्यवस्था बनाने का भी काम किया। और तो और छोड़ दो, जितने भी हमने किसी भी योजना में कभी जाति को महत्व नहीं दिया। कोई भी योजना हमारी उठा के देख लें, हमने कभी जाति को प्रेफरेंस नहीं दिया। हम ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति भारत का, हर नागरिक, और मैं तो ये कहता हूं, यदि मुझसे एक वाक्य में कोई पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो भारतीयता मेरा धर्म है। कोई कहे कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, तो मैं कहूंगा संविधान। और संविधान में निहित प्रदत्त जो अधिकार या कर्तव्य जो हमारे हैं, वही हमारे सब कुछ हैं, और उनके आधार पर हम भारत की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। और यही जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीयता हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है,
और सुशासन हमारा मंत्र है। तो हम दावे के साथ कह रहे हैं ये वो ही हैं जो कांग्रेस कहते थे एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं बस कुछ ही महीने शेष हैं, 15 महीनों में सारा गणित बदल दे। अब कमलनाथ जी कितने दिन के शेष हैं ये तो आप ही जानते हैं। उनके मैं अन्य कोई शब्द नहीं कहूंगा मीडिया के माध्यम से, लेकिन उनके भी वो जितने दिन रहे अच्छे शतायु हो और यही दिन वो देख कर जाएं और देखते जाएं कि इतना अच्छा भारत जो हम उन्होंने जो गर्त में डालने का काम किया था, इतने लंबे मंत्री वो बने रहे, मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। मैं होशंगाबाद जिले में मतलब नर्मदापुरम उसका नाम रख दिया, अब जो बहुत लंबी लड़ाई थी उसको पूरा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। तो मैं नर्मदापुरम जिले में रहता हूं और मेरे यहां सबसे ज्यादा बनिहार जिनको कहते हैं यानी मजदूर जो कहते हैं वो छिंदवाड़ा के ही आते हैं। ये कमलनाथ का विकास है और इसलिए इस पर विचार करना पड़ेगा हम कैसा मॉडल। हम कह रहे हैं जो हर व्यक्ति को एक समुचित अधिकार मिले, सम्मान मिले, तो वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, इस बार टिकट वितरण में कांग्रेस ने पहले टिकट घोषित कर दिए तो वो कह रहे हैं हमने बाजी मार ली, और वो यह भी आरोप लगा रहे थे कि ये जो टिकट हैं ये जो तमाम लोग आपने इधर उधर से मिला लिए ना अपने यहाँ, तो उसकी वजह से घमासान है। और अब जो है अब भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, अब ये भानुमति का कुनबा हो गया। कहीं कहीं से कोई कहीं से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है। मूल विचार वाले लोग तो बेचारे हाशिए पर हैं। देखिए, गंगा जी में किसी भी नदी का पानी मिल जाए तो वो गंगा ही कहलाने लगती है। हमारी विचारधारा बहुत बड़ी है, हमारा मन बहुत बड़ा है, और जहां तक ये बाजी मारने की बात कह रहे हैं तो अब भी परिणाम देख लेना। 16 ही महापौर में से मैं दावा कर रहा हूं इनका एक भी महापौर नहीं आने वाला, और भूले भटके से कुछ आ भी गए तो इस परिणाम इनके पैसे तो कुछ भी परिणाम नहीं आ रहा है और इनकी अंतिम सांसें हैं। तो फिर 2018 में कैसे आ गए? 2018 का जो परिणाम रहा, जो निश्चित ही मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, वोट हमारी ज्यादा थी, सीटें उनकी ज्यादा गई, 5 सीटों का अंतर रहा, और जिसके कारण यार वोटों में तो हम उनसे 47,000 वोटें ज्यादा पाए थे यदि मध्य प्रदेश को, तो उसके कारण कुछ विसंगति हो गई थी। लेकिन इस बार पूरी जनता ने 15 महीने में सब समझ लिया। आपके माध्यम से ही सब पता, हमारी जो जितनी अच्छी योजनाएं थी, आज भी मैं गांव में जाता हूं तो चाहे वो निजी ट्रांसफार्मर की बात हो, किसानों की तुलाई को लेकर बात हो, चाहे वो संबल योजना की बात हो, किसान महिलाओं की जो नई नई इस प्रकार की योजना 4,000 से लेकर अन्य योजना देने की बात थी, लाडली लक्ष्मी की बात हो, चाहे वो हमारी कन्यादान योजना की बात हो, इन सब योजनाओं को बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया था, जिसको फिर से सुचारू रूप से चला। और मध्य प्रदेश की जनता का जो वहम था 14-15 सालों का कि भाई हो सकता है 2-2 लाख का कर्ज हमको मिल जाए, एक खाते पे 3 खाते मेरे घर में 6 लाख रुपया जाएंगे, एक बार वोट दे ही दूं, तो ऐसा जो मन का खोटी चवन्नी एक बार चलती है, और भैया बिल्ली को दूध की रखवाली दे दो तो मलाई से बचने की संभावना है ही नहीं है। तो मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं कि अब आगे भारतीय जनता पार्टी 100% हमारी आने वाली है, और धमाके के साथ और इसी नेतृत्व में हम फिर से मध्य प्रदेश को और आगे ले जाएंगे। यही मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमारी थी, है और मजबूत तरीके से आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से मध्य प्रदेश के पटल पर है, देश के पटल पर है। और मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह जी कह रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के दर्शन को लाए थे। भारतीय जनता पार्टी अपनी जनता के दर्शन को लाए थे, और भारतीय जनता पार्टी का जनता से जो अब ये जुड़ाव है, ये जुड़ाव सिर्फ मतदाता और राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामाजिक, जिस भी दृष्टिकोण से देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही भारत देश का मतदाता अपना भविष्य देख रहा है। अपनी जीत को लेकर, नगरीय निकाय के परिणामों को लेकर आश्वस्त हैं, और उनका कहना है कि जो किसान बंधु हैं, जो किसान मतदाता है, उसने बहुत बेहतरी से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फर्क को समझ लिया, और ये फर्क परिणामों में साफ दिखेगा। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार सर, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।